नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली ये न्यूज़ आई है कि इंडिया को हाल में ही एक ऑयल का रिजर्व मिला है मुंबई के ऑफशोर पे, जो कि एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा मोमेंटस अचीवमेंट है इंडिया के लिए। और इससे पहले आप लोग ने सुना होगा कि इस तरह की न्यूज़ें आई थी कि लिथियम का रिजर्व मिला था इंडिया को, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में जो पहले रिजर्व मिला था उससे बड़ा था। ये न्यूज़ मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग को हो सकता है अब तक पता भी चल गया होगा, ये पूरी तरीके से फेक था। मैंने इसीलिए ये वीडियो इस पे नहीं बनाया था क्योंकि मैं चाहता था कि पहले कोई बड़ा ऑफिशियल, कोई सीनियर ऑफिशियल, कोई ट्रस्टेबल सोर्स से इस तरह की मैसेज आ जाए, इस तरीके का स्टेटमेंट आ जाए, तब इस पे वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये नहीं आया था। उल्टा जीएसआई जो है उसने ये कहा है कि इस तरीके की न्यूज़, इसमें कोई भी दम नहीं है, ये पूरी तरीके से गलत है। तो ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। लेकिन ये वाली जो न्यूज़ है ना कि ऑयल मिला है इंडिया को मुंबई ऑफशोर पे, इस पे आप लोग ट्रस्ट कर सकते हो पूरी तरीके से। ओएनजीसी जो कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, यानी कि गवर्नमेंट की ही कंपनी है, उसकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया है। ओएनजीसी के जो डायरेक्टर जनरल हैं उनने खुद ये कहा है, उनने खुद ये एक्सप्लेन किया है कि ये चीज़ जो है डिस्कवर हुई है हाल में ही। ओएनजीसी की जो डायरेक्टर है सुषमा रावत है, वो भी आप लोग जान लो। तो ये चीज़ पूरी तरीके से कंफर्म है, इस पे आप लोग भरोसा कर सकते हैं। और ये जो डिस्कवरी है ये इंडिया के लिए तब हुई है जब इंडिया को ऑलरेडी दो बड़े झटके लग चुके हैं हाल में ही। इंडिया की जो ऑयल नीड है, ऑयल की रिक्वायरमेंट है या ऑयल ट्रेड है, उससे लेके सबसे पहले तो आपने सुना होगा कि रशिया पहले जितना डिस्काउंट देता था ऑयल पे, अब उतना दे नहीं रहा। पहले रशिया लगभग 15 से $20 पर बैरल का डिस्काउंट दे देता था इंडिया को, लेकिन अब वो इससे नहीं दे रहा है। अब इसको बहुत कम कर दिया उसने, सिर्फ $10 पर बैरल का डिस्काउंट इंडिया दे रहा है। और इसका रीज़न रशिया इसलिए बता रहा है कि डिमांड अब बहुत ज़्यादा आने लगी है, चाइना की तरफ से बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, इसलिए हम लोग ये डिस्काउंट अब नहीं दे पाएंगे। दूसरा, फिर ये भी न्यूज़ आई थी कि शांकलाइन जो ऑयल फील्ड है जहाँ पर इंडिया का भी इन्वेस्टमेंट था, दरअसल रशिया के ईस्टर्न पार्ट में आप लोग को यहाँ पर एक शांकलाइन आइसलैंड मिल जाएगा। इसमें क्या था कि यहाँ से ऑयल निकाला करते थे और रशिया की दो कंपनी, इसके अलावा यूएसए की एक कंपनी, इंडिया की एक कंपनी, ऐसे दुनिया भर के जो अलग अलग प्लेयर्स उसके इसमें स्टेक्स थे। इंडिया की जो ओएनजीसी थी उसके भी अराउंड 20% का स्टेक्स था इसमें। और इसके बदले में होता क्या था कि यहाँ से जो ऑयल निकलता था वो ऑयल ओएनजीसी ले आती थी इंडिया में और फिर यहाँ पर उसको इस्तेमाल करती थी, बेचती थी मार्केट में। कहने का मतलब है कि इस ऑयल को जो यहाँ से निकलता था, इसको बेच के जो प्रॉफिट आता था उस पर डिविडेंड नहीं लेती थी ओएनजीसी। उसके बदले में जो ऑयल यहाँ से निकलता था उसमें अपना जो शेयर होता था उसके अनुसार उसको लेके इंडिया आ जाती थी और यहाँ पर फिर अपनी जो क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करती थी। लेकिन अब रशिया ने इसको कैंसिल कर दिया। अब रशिया ने कहा है कि हम लोग इस पर डिविडेंड ही देंगे, इसका जो प्रॉफिट है उस पर डिविडेंड ही देंगे। क्रूड ऑयल जो आप लोग को यहाँ से मिल जाता था अब वो हम लोग सप्लाई नहीं करेंगे। और हो क्या रहा है कि दुनिया भर में जो सैंक्शन लगे रशियन ऑयल पे, प्लस और भी बाकी रीजंस की वजह से रशिया का यहाँ से जो क्रूड ऑयल निकल रहा है उसको बेचने के बाद जो प्रॉफिट है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता जा रहा है। कुछ खास प्रॉफिट इससे हो नहीं रहा। तो ओएनजीसी को ये फ़ायदा भी नहीं मिल रहा, प्लस क्रूड ऑयल जो इंडिया को मिल जाता था इसके थ्रू वो भी नहीं मिल रहा। ये भी एक बड़ा सेटबैक था इंडिया के लिए। और उसी बीच में इस तरीके की न्यूज़ आना कि इंडिया को ऑयल रिजर्व मिला, एक तरीके से बहुत ही बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है इंडिया के लिए। हालांकि ये उतनी ज़रूरत है तो पूरी नहीं कर पाएगा जितना इंडिया रशिया से खरीदता है, लेकिन फिर भी एक तरीके से अगर आप लोग देखो तो आने वाले टाइम में और कॉन्फिडेंस पैदा करती है इंडिया के जो रिसर्चर्स हैं, इंडिया के जो एक्सप्लोरर हैं उनके अंदर, कि फ्यूचर में और भी इस तरीके के ऑयल रिजर्व्स इंडिया को मिलेंगे। और जितनी हम लोग की डिपेंडेंस है इंपोर्ट पे, हमारी जो एनर्जी नीड है, हमारी जो ऑयल की नीड है, उसको लेके ये धीरे धीरे कम होगा फ्यूचर में। तो पूरा इसके बारे में मैं आगे आप लोग को बताऊंगा। उसके अलावा ये जो इंडिया का ऑयल रिजर्व्स है, आप लोग को पता होगा कि इंडिया खुद से भी थोड़ा बहुत जो ऑयल है वो निकालता है, क्रूड ऑयल निकालता है, और बाकी ज़्यादातर तो हम जानते हैं कि इंपोर्ट करता है। तो इंडिया में कौन कौन से ऑयल फील्ड है, कहाँ से ऑयल जो है वो निकलता है, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। ये सब प्लस इसके अलावा और भी बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में। बस आपको एंड तक बने रहना है और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। सबसे पहले तो एक आइडिया देने के लिए आप लोग को बता दूं कि इंडिया जो टोटल ऑयल का कंजम्पशन है वो है इंडिया में 210 मिलियन टन के आसपास। 2023-24 में ये जो कंजम्पशन है, ये जो डिमांड है इंडिया में ऑयल की, ये होने वाली है 2022.9 मिलियन टन। और ऐसा कहा जा रहा है कि 4.7% से इस साल यानी 2023-24 का जो साल है इसमें ये ग्रो करेगी। इस ऑयल के कंजप्शन में से अराउंड 30 मिलियन टन यानी कि बहुत ही कम जो है वो इंडिया खुद से प्रोड्यूस करता है, खुद से एक्सट्रैक्ट करता है अपने जो उसके रिजर्व है वहाँ से। और बाकी अगर आप लोग देखो बचा कितना बच गया, अराउंड 190-180 मिलियन टन जो है
ये इंडिया इंपोर्ट करता है। यानी कि कह सकते हो आप लोग कि 98% का जो ऑयल है वो इंडिया इंपोर्ट करता है और बहुत ही थोड़ा 2 से लेके लगभग 1% तक खुद से ये प्रोड्यूस करता है। फिर बीच में एक न्यूज़ आई थी, ये भी आपने सुना होगा कि फरवरी में क्या हुआ था कि सऊदी को पीछे करके रशिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया था क्रूड ऑयल का इंडिया को। तो इस समय आप लोग ये समझ सकते हो कि जो रशिया है वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, उसके बाद है सऊदी अरेबिया, उसके बाद बाकी कंट्रीज भी हैं। ऑयल का जो एक्सट्रैक्शन होता है, देखो उसमें 2 टर्म होता है, एक होता है ऑनशोर ऑयल फील्ड और एक होता है ऑफशोर ऑयल फील्ड। ऑनशोर ऑयल फील्ड जो होता है वो, उसका कहने का मतलब है कि आप अर्थ के नीचे से जब ऑयल निकालते हो, जो लैंड है उसके नीचे से जब ऑयल निकालते हो तो इसको कहा जाता है ऑनशोर ऑयल फील्ड। और इसके अलावा क्या होता है ना कि कभी कभार जो समुद्र है या सागर है उसके जो सी बेड होता है, यानी कि सबसे निचला स्तर जो होता है, उसके नीचे से भी ऑयल निकाला जाता है, तो इसको कहा जाता है ऑफशोर ऑयल फील्ड। और ऑनशोर ऑयल फील्ड में अगर आप लोग देखो तो सबसे पहले तो आप लोग को यहाँ पर ब्रह्मपुत्र में एक बेल्ट मिल जाएगा जहाँ से इंडिया ऑयल एक्सप्लोर करता है। ब्रह्मपुत्र वैली में दियांग बेसिन से लेके सुरमा वैली जो है, इसके बीच में ऑयल मिलता है ऐसा कहा जाता है। इसीलिए इसी को एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पर 2 ऑयल फील्ड बनाए गए हैं, दिग्बॉय ऑयल फील्ड और दूसरा है नियार कतिया ऑयल फील्ड। सबसे पहले जो इंडिया में ऑयल है वो इसी जगह पे मिला था। असम रेलवेज द्वारा ये ऑयल जो है ये डिस्कवर किया गया था। असम रेलवेज के कुछ कर्मचारी थे, उनने एक हाथी के पैर पे कुछ ऑयल जैसा लिपटा हुआ देखा था, उसके बाद इस ऑयल फील्ड का जो है वो पता चला था इस एरिया में। तो और इसमें भी आप लोग को बता दूं कि ये जो दिग्बॉय ऑयल फील्ड है ना, ये सिर्फ इंडिया ही का नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड है ये। फिर गुजरात वाले एरिया से भी ऑयल निकलता है। ये असम के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा ऑनशोर ऑयल फील्ड का एरिया है वो है। यहाँ पर आप लोग देखोगे तो कई ऑयल फील्ड्स यहाँ पर बनाए गए हैं, जैसे कि अंकेटेश्वर ऑयल फील्ड है, उसके बाद खंबाट लूनी ऑयल फील्ड है, फिर अहमदाबाद कलोल ऑयल फील्ड है, बरकौल ऑयल फील्ड है। इस तरीके की और भी ऑयल फील्ड यहाँ पर है। सबसे बड़ा इसमें है अंकेटेश्वर। और इसके बाद अगर आप लोग देखो तो राजस्थान से भी कुछ ऑयल्स इंडिया को निकलता है। और ये यहाँ पर आप लोग देखोगे तो मेजर ऑयल फील्ड जो है वो है मंगाला, सरस्वती, राजेश्वरी। इसके अलावा कुछ और ऑयल फील्ड जो है वो डिस्कवर हुए हैं, जैसे कि यूपी के बिलासपुर में, और फिर पंजाब में ज्वालामुखी एरिया है वहाँ पर, और राजस्थान में बारमार करके एक एरिया है, वहाँ पर कुछ ऑयल फील्ड जो है वो डिस्कवर हुए हैं। फ्यूचर में ऐसे भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ऑयल जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। इसके अलावा ऑफशोर ऑयल फील्ड जो है उसके बारे में अगर आप लोग देखो तो वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट 2 इंडिया के पास कोस्ट है। यहाँ पर अरेबियन सी और फिर इधर बे ऑफ बंगाल है, आप लोग जानते होंगे। वेस्टर्न कोस्ट में यहाँ पर पड़ता है बॉम्बे हिल्स, इसी के ऑफशोर पे इंडिया जो है वो काफी ज्यादा ऑयल निकालता है। और यहाँ से इंडिया का जो सबसे ज्यादा ऑयल का एक्सट्रैक्शन होता है वो होता है, जितना भी ऑयल इंडिया खुद से एक्सट्रैक्ट करता है अपने जो उसका एरिया है वहां से, उसका 65% ऑयल जो है वो इसी एरिया से निकालता है। फिर इसके थोड़ा नीचे आप लोग को मिलेगा बसेन ऑयल फील्ड, यहाँ से भी इंडिया का ऑयल निकालता है। उसके बाद है एलियाबेट ऑयल फील्ड। एलियाबेट आइसलैंड पे ये ऑयल फील्ड सिचुएटेड है, यहाँ से भी थोड़ा बहुत ऑयल जो है वो इंडिया एक्सट्रैक्ट करता है। ईस्टर्न कोस्ट पे आप लोग जाओगे तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी तरीके की जो रिवर है, इनका जो बेसिन है जहाँ ये डेल्टा बनाती हैं, उस रीजन से काफ़ी ज़्यादा ऑयल जो होता है वो निकलता है। ये सब मिलके, जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बता दिया, अराउंड 30 मिलियन टन जो ऑयल होता है वो इंडिया एक्सट्रैक्ट करता है इन सब एरिया से। इन सब के अलावा कुछ और ऑयल फील्ड है जिसमें मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बता ही दिया कुछ ऑयल फील्ड के बारे में जो कि ऑनशोर है। उसके अलावा भी अगर आप लोग देखो ना ऑफशोर ऑयल फील्ड भी, तो गल्फ ऑफ मन्नार वाला एरिया, बालेश्वर कोस्ट वाला जो एरिया है, और इसके अलावा राजस्थान, हरियाणा, यूपी और इस तरीके की बाकी एरिया में भी जो ऑयल है उसको लेके एक्सप्लोरेशन चल रहा है, उससे थोड़ा बहुत कुछ मिला भी है। आगे हम लोग देखेंगे कि बाकी भी जो जगह है वहां पर ऑयल फील्ड्स इंडिया को मिलेंगे, ये चीज डिस्कवर होगा। क्योंकि हाल में ही जो एक्सप्लोरेशन का काम है वो काफी तेजी से चल रहा है। आप लोग सुन ही रहोगे कि हर महीने, हर 1-2 महीने बाद कुछ इस तरीके की न्यूज़ें आ रही है कि लिथियम मिला, गोल्ड मिला, ऑयल मिला। तो चांसेस है आगे और भी तरह की जो ऑयल फील्ड्स है, जो मेरे एरिया बताया उसमें, इसके अलावा भी बाकी एरिया में ये मिलेंगे इंडिया को। अभी ये जो न्यूज़ आई है इसमें ONGC ने जो ऑयल एंड गैस फील्ड डिस्कवर किया है वो मुंबई के ब्लॉक में किया है। यहाँ पर जो मैंने आप लोग को बताया था बॉम्बे हिल्स, एलियाबेट और बसैन ऑयल फील्ड जो था, यहाँ पर ये डिस्कवर किया गया है और इनका नाम भी रख दिया गया। एक ऑयल फील्ड का नाम रखा गया अमृत और दूसरे का नाम रखा गया मूंगा। अभी यहाँ पर कितना रिजर्व अवेलेबल है ऑयल का, कितना यहाँ से निकाला जा सकता है, एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। अभी बहुत ही अर्ली स्टेज पे जो होता है प्रोस्पेक्शन, अर्ली स्टेज पे जो पता लगता है, खाली जो अंदाजा लगता है, उसकी न्यूज़ आई है। मगर ऐसा नहीं है कि ये गलत है, जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बता दिया, ONGC ने इस चीज़ को कंफर्म किया है
तो आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में यहाँ से हम लोग को ऑयल मिलेगा, और जो डाटा है कि कितना ऑयल मिलेगा यहाँ से, वो बहुत ही जल्दी हम लोग को पता चलेगा। और हाल में इस तरीके की न्यूज़ है, आप लोग ने सुना होगा कि इंडिया जो है जो यूरोप के लिए बहुत ही बड़ा ऑयल सप्लायर हो गया। जो रिफाइंड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल नहीं बल्कि जो रिफाइंड ऑयल होता है, वो बहुत ही ज़्यादा यूरोप जो है इंडिया से खरीद रहा है। और साथ ही साथ यूएसए की भी ये न्यूज़ आई थी कि जो वैक्यूम गैस ऑयल होता है वो यूएसए इंडिया से खरीद रहा है बहुत ज़्यादा। तो रशिया पे तो इनने सैंक्शन लगा रखा है, लेकिन हो क्या रहा है कि इंडिया जो है वो रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहा है, और ये क्रूड ऑयल रिफाइन करके इंडिया इन लोग को सप्लाई कर दे रहा है। तो इनडायरेक्टली ये जो सैंक्शन लगाया है इन लोगों ने, उसके बाद भी ये रशिया का ऑयल खरीद रहे हैं, जो कि रिफाइंड करके सप्लाई किया जा रहा है इंडिया द्वारा। और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे ना, तो रिफाइनरी के मामले में, ऑयल का जो रिफाइनरी है उसमें अगर आप लोग देखोगे तो इंडिया जो है वो चौथे पांचवें नंबर पे आप लोग को मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली फोर्थ नंबर पे मिलेगा। सबसे ऊपर आप लोग को मिलेगा इसमें यूएसए, उसके बाद चाइना, उसके बाद रशिया, उसके बाद इंडिया, और पांचवें नंबर पे कभी कभार आप लोग को साउथ कोरिया मिलेगा, या फिर कभी कभार आप लोग को जापान मिलेगा। कहने का मतलब है इंडिया जो है वो टॉप 5 में है वर्ल्ड में इसमें। इसीलिए इंडिया के पास चांसेस है कि एक अच्छा जो दुनिया भर के लिए रिफाइंड ऑयल सप्लाई करने वाला सोर्स है वो बन सकता है फ्यूचर में। हालांकि रिफाइनरीज इनके पास भी है, यूरोपियन कंट्रीज के पास भी अगर आप लोग देखोगे तो इटली वगैरह में रिफाइनरीज हैं, और यूएसए में तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि दुनिया के सबसे नंबर 1 पे रिफाइनरी है, उसके पास सबसे ज्यादा कैपेसिटी उसी के पास है ऑयल को रिफाइन करने की। लेकिन इंडिया के पास जो चीप ऑयल का सोर्स है वो इजीली अवेलेबल है, उसको ये और भी ज़्यादा अगर सिक्योर कर लेता है, किसी कंट्री के साथ अच्छे डील पे आ जाता है कि हम आप लोग को ऑयल सप्लाई करते रहेंगे इतने रेट पे, तो इन कंट्रीज को इंडिया से रिफाइंड ऑयल खरीदना ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, बजाय कि खुद क्रूड ऑयल खरीद के उसको रिफाइन करना। और यही चीज़ अभी हो भी रहा है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि इंडिया जो है वो सबसे बड़ा सप्लायर बन गया यूरोपियन कंट्रीज को रिफाइंड ऑयल सप्लाई करने में, और यूएसए को भी काफ़ी ज़्यादा जो वैक्यूम गैस ऑयल होता है वो इंडिया ने सप्लाई किया है। फ्यूचर में भी ऐसा हो सकता है, और अगर सस्ता ऑयल इंडिया सिक्योर कर लेता है, और ये चीज़ करने में और भी ज़्यादा हेल्प करेगी इंडिया के जो खुद की डिस्कवरीज है, खुद के जो ऑयल फील्ड्स की डिस्कवरीज है वो। हालांकि मैं फिर से कहता हूँ कि ये इतना कभी नहीं हो पाएगी, हाल में तो ये इतना नहीं हो पाएगी कि इंडिया की जो डिमांड है वो सेटिस्फाई कर दे, उसके बाद एक्सपोर्ट के लिए सरप्लस भी दे दे, लेकिन फिर भी ये एक तरीके का हेल्प इस चीज़ में प्रोवाइड करेंगी आने वाले टाइम में। और इन सब को अगर आप लोग छोड़ दो तो बहुत सी कंट्रीज ऐसी भी हैं जिसके पास रिफाइनरीज नहीं है। प्लस इन सबको भी अगर आप लोग छोड़ दो तो इंडिया का खुद का जो बिल है, आप लोग सोचो क्रूड ऑयल इंडिया कितना ज़्यादा खरीदता है, 100 बिलियन से ज़्यादा का जो पैसा है वो इंडिया इन्वेस्ट करता है जो हर साल क्रूड ऑयल खरीदता है उसमें। तो इस तरीके के जब ऑयल फील्ड्स मिलेंगी, जैसे जैसे ये शेयर बढ़ेगा, इंडिया का खुद का जो प्रोडक्शन है ऑयल का वो बढ़ेगा, इस चीज़ में कमी देखने को मिलेगी, जिससे बहुत ही बड़ा जो पैसा है वो इंडिया में ही रहेगा। फॉरेक्स बहुत तेज़ी से इंडिया का नहीं घटेगा। तो ये तो हो गई सब ऑयल फील्ड से रिलेटेड न्यूज़। अब इसके अलावा हुआ क्या कि एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा जो सुनाई दे रहा है वो है ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी। इसके अंदर इस ऑयल फील्ड की डिस्कवरी हुई है, और इसके बारे में अगर मैं आप लोग को बताऊं तो देखो ये कुछ भी नहीं है। सबसे पहले जो एक पॉलिसी आई थी NELP यानी कि नेल्प, इसमें क्या था कि कोई एरिया है जहाँ पर कोई कंपनी कुछ एक्सप्लोरेशन कर रही है, तो वहाँ से उसको अगर ऑयल निकालना है या फिर गैस निकालना है या फिर कोल बेड मीथेन निकालना है, तो उन सब के लिए उसको अलग अलग लाइसेंस लेना पड़ेगा। यानी कि ऑयल के लिए अलग लाइसेंस, गैस के लिए अलग लाइसेंस, बाकी चीज़ के लिए अलग लाइसेंस। लेकिन इसके बाद फिर गवर्नमेंट लेके आई हेल्प पॉलिसी, जिसमें यह कहा गया कि आप लोग ठीक है, एक ही लाइसेंस से एक एरिया में जितने भी आपको रिसोर्स मिलते हैं वो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, उसको मार्केट में लाके बेच सकते हो। उसके अलावा एक और चेंज था इन दोनों पॉलिसी में। दरअसल NELP जो था उसमें प्रॉफिट शेयरिंग की बात की जाती थी, यानी कि जितना भी बेच के प्रॉफिट हुआ था उसमें गवर्नमेंट के साथ ये थोड़ा शेयर करती थी, और इस तरीके से ये मॉडल जो था वो काम करता था। लेकिन होता क्या था कि जो कंपनीज थी वो बहुत ही अच्छे से मैनिपुलेट कर देती थी कि देखो ये हम लोग को प्रॉफिट ही नहीं हुआ इसमें कुछ, तो हम शेयर क्या करें। इसीलिए ये जो हेल्प पॉलिसी है इसमें रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल लाया गया, यानी कि जितना भी तुम्हारे पास पैसा आ रहा है इस ऑयल को बेच के उससे पहले शेयर करोगे गवर्नमेंट को, और फिर उसके बाद जो अपना प्रॉफिट है वो आप तुम निकालोगे कि कितना हुआ है। इसी हेल्प पॉलिसी के अंदर एक नई पॉलिसी लेके आया गया, ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी। इसमें दरअसल कुछ भी नहीं है, बस ये है कि पहले क्या होता था कि कोई एरिया, कोई ब्लॉक गवर्नमेंट डिसाइड करते थे कि ये ब्लॉक जो है हम चाहते हैं कि यहाँ पर कंपनीज जो है वो एक्सप्लोरेशन करें, यहाँ से चांसेस है कि अब रिसोर्सेज निकलेंगे, और इसीलिए हम लोग इस एरिया का ऑक्शन करना चाहते हैं। जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है वो आए। लेकिन ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी जो है इसमें क्या है कि जो कंपनीज है जो एक्सप्लोरेशन करती हैं वो खुद से बताएंगी कि हमें ये एरिया चाहिए, हम यहाँ पर एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं, इसीलिए इसका ऑक्शन आप कराओ।
गवर्नमेंट क्या करेगी कि गवर्नमेंट इसका ऑक्शन करा देगी, और इसके बाद अगर ऑक्शन में वो कंपनी जीतती है तो उस एरिया पे ये अपना एक्सप्लोरेशन करेगी। तो ये चीज इसमें लाया गया था, और ये जो ऑयल फील्ड है जहाँ से ये डिस्कवरी की गई है, ये इसी के अंदर जो एरिया है ये अलॉट किया गया था, जिसके बाद जो ONGC है उसने ये एक्सप्लोरेशन किया है, उसने ये डिस्कवर किया है। तो इतना ही था गाइस इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।